Hello students, welcome back on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter 5 of English literature of class 10th NCERT Glimpses of India. Uh, the first part of this chapter, part first, a baker from Goa. Okay, in this chapter there are two parts. So first we cover a baker from Goa in first video, and second Coorg in second video. So before start the explanation of this chapter, I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it, dear students, and like the uh, press the like, because it's motivate me for make a new video for you all. और आप अपने दोस्तों से चैनल के बारे में चर्चा करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए मैं एक नया वीडियो तैयार करके लाऊं और आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में एक्सप्लेनेशन को समझाने का प्रयास करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, और सेकेंड वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, जिससे एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके दोस्तों तक ये चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए आसानी से क्या होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old पुर्तगालीज डेज। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो बुजुर्ग अक्सर अपने अतीत के बारे में सप्रेम बात करते हुए सुने जा सकते हैं, जिनका विषय बढ़िया पुर्तगाली दिन। ध्यान दीजिएगा, द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगाली लोग और उनकी मशहूर पाव रोटी होता है। ठीक है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वह पाव रोटी खाने वाले व्यक्ति संभवतः लुप्त हो गए हों, लेकिन बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो पाव रोटी खाने वाले लोग आज भले आज के समय में क्या हो, मौजूद ना हो, लेकिन बनाने वाले आज भी क्या है, मौजूद हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच आज भी सामान मिलाने वाले, सांचों में ढालने वाले एवं भट्ठी में रोटी पकाने वाले मौजूद हैं। ठीक है। दोज एज ओल्ड, वह वर्षों पुरानी, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वर्षों पुरानी समय की जो परखी भट्टियाँ आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो भट्टियों की आग जो है आज तक बुझी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो भट्टियों की आग है वो अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, और जो पाव रोटी बनाने वाले के पारंपरिक लठ की धम। ध्यान दीजिएगा, तथा झंझनाहट जो सुबह क्या करती थी, कहीं ना कहीं उनके आने की क्या देती थी, सूचना देती थी। ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और सुबह उनके आने की जो सूचना देती थी, क्या सूचना देती थी,
मतलब उनके जो लठ थे वो लठ को पटकते हुए चलते थे, जिससे जो आवाज़ थी वो कानों तक पहुंचती थी और ये पता चल जाता था कि जो पाव रोटी बेचने वाले लोग हैं वो आ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और आज भी ये कई जगहों पर ये आवाज़ें क्या हो सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, मतलब आज सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, शायद पिताजी भले जीवित ना हो लेकिन पुत्र अभी भी पारिवारिक पेशे को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पडेर इन गोवा। ध्यान दीजिएगा, यह पाव रोटी बनाने वाले आज भी गोवा में पडेर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो पाव रोटी बनाने वाले लोग हैं वो आज भी गोवा में किस नाम से जाने जाते हैं, पडेर नाम से जाने जाते हैं। ओके, so dear students, paragraph number first have completed. The second paragraph continue. So let's start the explanation of second paragraph. During our childhood in Goa, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। पाव रोटी बनाने वाला हमारा दोस्त, साथी एवं मार्गदर्शक हुआ करता था। He used to come at least twice a day. वह कम से कम दिन में 2 बार आया करता था। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. क्या करता था वो? एक बार जब वह सुबह अपनी पाव बेचने वाली फेरी पर निकलता, और दोबारा जब वह अपनी बड़ी सी टोकरी क्या करता था, खाली करके लौट रहा होता था। ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. ध्यान दीजिएगा, उसके बांस की झंझनाहट हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने तथा उसका अभिवादन करने के लिए क्या करते थे, दौड़ पड़ते थे। ठीक है, उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए क्या करते थे, दौड़ पड़ते थे। Why was it so? Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या यह पाव रोटी के प्रति प्रेम की वजह से था? Not at all. बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin. जो पाव रोटी तो किसी पास्किन या बास्टिन नामक घर की नौकरानी के द्वारा क्या होती थी, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी के द्वारा क्या कर ली जाती थी, खरीदी जाती थी। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. हम जिसकी चाह रखते थे वे थी पाव चूड़ियाँ, जिन्हें हम बहुत सावधानी से चुनते थे। Sometimes it was sweet bread of special make, और कभी कभी वह खास प्रकार से बनी हुई मीठी पाव रोटी भी होती थी। ओके, सो पैराग्राफ नंबर सेकंड है completed. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर थर्ड. सो कंटिन्यू इट, जस्ट स्टार्ट पैराग्राफ नंबर थर्ड. The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। पाव रोटी बनाने वाले दृश्य में अपने खास तौर से बने बांस के लठ की जो झंग झंग की आवाज़ के साथ संगीतमय क्या किया, प्रवेश किया। ठीक है। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ उसका उसके सिर पर रखे हुए टोकरी को उसने सहारा दे रखा था और दूसरा हाथ जमीन पर लठ बजा रहा था। He would greet the lady of the house with good morning
and then place his basket on the vertical bamboo. वो क्या करता था, घर की मालकिन का गुड मॉर्निंग कह करके अभिवादन करता था और अपनी टोकरी को सीधे खड़े लठ पर क्या करता था, टिका देता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को हल्की फटकार के साथ एक और क्या किया जाता था, धकेल दिया जाता था और पावरोटी नौकर तक क्या कर दी जाती थी, पहुंचा दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द parapet and peep into the basket somehow. हम क्या करते थे, हम बेंच पर चढ़ जाते थे और या फिर किसी मुंडेर पर चढ़ जाते थे और टोकरी के अंदर क्या करते थे, झांक लेते थे. I can still recall the typical fragrance of those loaves. और अब भी उन पावरोटियों की अलग सी खुशबू याद कर सकता हूँ. ध्यान दीजिएगा. Loaves for the elders and the bangles for the children. पावरोटी बड़े बुजुर्गों के लिए रोटी और बच्चों के लिए चूड़ियाँ. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. तब हम अपने मुंह को धोने की बहुत ज़्यादा क्या नहीं करते थे, हम अपने मुंह को धोने या ब्रश करने के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे. एंड वाई शुड वी, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश. कौन आम की टहनियों को तोड़ने का कष्ट करे, यानी कि ध्यान दीजिएगा, क्यों, मतलब आम की पत्ती से क्या करते थे, ब्रश करते थे. तो कौन ब्रश करने के लिए आम की पत्ती की तोड़ने की मेहनत करेगा. एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिरकार यह आवश्यक क्यों था. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर कभी भी अपने दांत साफ नहीं करता है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जो गर्म चाय होती है वो दांतों को क्या करती है, धो देती है. आफ्टर ऑल, बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि जो गर्म टी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, दांतों को अच्छे से साफ कर देती है. So dear students, paragraph number 3 have completed. Next paragraph, paragraph number 4. So let's start it. The explanation of this paragraph. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. विवाह आयोजनों पर दिए जाने वाले उपहार बोल नामक मीठी पावरोटी के बिना वैसे ही अर्थहीन है जैसे कोई पार्टी या उत्सव बिना पावरोटी के आकर्षण रहित है. ध्यान दीजिएगा. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. वैसे ध्यान दीजिएगा, बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है. ठीक है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. घर की मालकिन के लिए अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाना क्या है, अनिवार्य है. केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. केक और बोलिनहास क्रिसमस एवं अन्य त्योहारों के लिए क्या है, आवश्यक हैं. दस इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल. ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार गांव में बेकर की भट्ठी का होना वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है. यानी कि उस समय बिना बेकर के, या यूँ हम कह सकते हैं कि बिना ब्रेड के, जो बिना पावरोटी के उस समय विवाह के जो आयोजन होते थे वो फीके होते थे. मतलब कि बिना
उनके किसी भी विवाह में, आयोजनों में उनके सफल होने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। वो विवाह के या किसी भी आयोजन के एक महत्वपूर्ण भाग थे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 4 हैव completed. Next paragraph, paragraph number 5. So let's start it. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई। पाव रोटी बनाने वाला अथवा पाव रोटी बेचने वालों की उन दिनों एक अनोखी पोशाक होती थी। इट वाज जिसे हम क्या कहते थे, इट वाज नोन एज द कबाई। उसे कबाई के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यह एक कपड़े से बनी लंबी फ्रॉक थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। हमारे बचपन में हमने पाव रोटी बनाने वालों को कमीज एवं पतलून पहनते देखा था जो पूरी लंबाई वाली पतलून से छोटी पर हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader। आज के समय में ध्यान दीजिएगा, आज के समय में कोई जो घुटने से नीचे तक की हाफ पैंट पहनता है वह इस टिप्पणी को कहीं ना कहीं आमंत्रण दे ही देता है कि वह एक पडेर की तरह तैयार हुआ है। यानी कि जो उस समय गोवा में जो क्या होते थे, जो बेचते थे बेकर्स ब्रेड को, पाव रोटी को, उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें पडेर नाम से जाना जाता था। उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था, अलग होता था। जो उस तरीके से कपड़े पहनते थे उन्हें भी कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ऐसे कमेंट का सामना करना पड़ सकता था। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 हैव कंप्लीटेड and the last paragraph of this chapter, paragraph number 6. So let's start it. The baker usually collected his bills at the end of the month। बेकर सामान्यतः अपने पैसे महीने के अंत में क्या करता था, एकत्रित करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से दर्ज किए जाते थे। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पाव रोटी बनाना पुराने दिनों में वस्तुतः एक लाभदायक पेशा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। पाव रोटी बनाने वाला और उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। कह रहे हैं कि पाव रोटी बनाने वाला और उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा सुखी एवं समृद्ध दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनकी मोटी काया इस बात का स्पष्ट साक्ष्य थी, ये एविडेंस था एक तरीके से। इवन टुडे एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। जैसे कि आज तक, यहाँ तक कि आज भी किसी कटहल जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति की तुलना आसानी से एक पाव रोटी बनाने वालों से क्या कर दी जाती है। यानी कि आज के समय में कटहल जैसे यानी मोटे ताजे किसी व्यक्ति को देख करके उसकी तुलना जो है आसानी से एक पाव रोटी बनाने वाले से कर दी जाती है। सो दिस इज़ द last paragraph of this chapter, dear students, and if you have any queries related to explanation then you can comment in comment box and I clear your all doubts that's related from this chapter
But dear students, watch this video till in and listen complete explanation of this chapter. Then if you listen very carefully with full potential, with full concentration, then you can easily give the answer of all questions. अगर आप बहुत अच्छे से explanation को सुनते हैं ढंग से, ठीक से concentrate होकर के, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप आसानी से सारे questions के आंसर दे सकते हैं। हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन से संबंधित कोई भी आपकी जो है क्वेरीज हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को लेकर के आएंगे, और तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी को अपने मेंटेन बना करके रखिए अभी से। और I hope you all will understand all the points very well. And in this video, you listen the explanation of chapter 5, Glimpses of India, part first, Baker from Goa. So in second video, we will come with a new video from the second part of this chapter. So तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।